हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें तो हम देखेंगे कि ये एक तरीके की 1962 की घटना है। इसको अक्टूबर क्राइसिस भी बोलते हैं। अगर हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें या फिर बैकग्राउंड की बात करें तो हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो जाता है और ये एक तरीके से 1945 में ख़त्म हो जाता है। ये वर्ल्ड वार जनरली एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध जनरली जर्मनी, इटली और जापान एक साइड में होते हैं और ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और रसिया दूसरे साइड में होते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि जर्मनी, इटली और जापान की हार हो जाती है और इस तरीके से 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है तो उसमें हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक तरीके से दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो जाती है। एक पावर ब्लॉक को ज़्यादातर टैकल करता है सोवियत यूनियन और दूसरे पावर ब्लॉक को एक तरीके से टैकल करता है यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद एक तरीके से कोल्ड वार शुरू हो जाता है। इसमें हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश होता है तो एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट के द्वारा नाटो का गठन किया जाता है और सोवियत यूनियन के द्वारा वार्सा पैक्ट का गठन किया जाता है। फाइनली हम ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दो तरह की इकोनॉमी का एक तरीके से उदय होता है। अमेरिका जनरली जो है वो कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी बन जाती है और सोवियत यूनियन जो है वो कम्युनिस्ट टाइप की इकोनॉमी बन जाती है। तो एक तरीके से आइडियोलॉजिकल वार भी चल रहा होता है यूनाइटेड स्टेट लेड फोर्सेस और सोवियत यूनियन लेड फोर्सेस के बीच में। उसी के क्रम में हम एक चीज़ देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के साउथ में अगर हम फ्लोरिडा के साउथ में देखेंगे तो वहाँ पे एक देश है क्यूबा। वो जनरली एक कम्युनिस्ट रिजीम है। अमेरिका का ये कहना था कि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स बना रहे हैं तो उसमें यहाँ पे क्यूबा एक जो कि एक कम्युनिस्ट देश है उसका यहाँ पे जो भी प्रेजेंस है वो ठीक नहीं है और ये अमेरिका के हित के लिए अच्छा नहीं है। फाइनली क्या होता है कि 1961 में एक तरीके का बे ऑफ पिग इन्वेजन होता है जो क्यूबा के अंदर ही होता है, लेकिन वो एक तरीके से सफल नहीं हो पाता है और यूनाइटेड स्टेट के जो 1952 में प्रेसिडेंट होते हैं आइजनहावर, वो जॉन कैनेडी को कहते हैं कि बे ऑफ पिग इन्वेजन अगर फेल हो जाएगा तो यूएसएसआर को एक सिग्नल जाएगा कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा करने में एक तरीके से समर्थ नहीं है। तो फाइनली हम देखते हैं कि बे ऑफ पिग इन्वेजन एक तरीके से फेल हो जाता है जो कि जॉन कैनेडी के समय में होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो है अमेरिका तुर्की और दक्षिणी इटली में एक तरीके से जुपिटर बैलिस्टिक मिसाइल लगा रहा था और उससे जो है पूरा सोवियत यूनियन एक तरीके से परेशान था। बाद में हम देखते हैं कि अमेरिका और क्यूबा के बीच में एक तरीके से जंग छिड़ने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। फाइनली क्यूबा के जो राष्ट्रपति होते हैं फिदेल कास्त्रो, वो सोवियत यूनियन के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी एक तरीके से न्यूक्लियर मिसाइल चाहिए और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी जो है न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में लगाएं। तो निकिता क्रुश्चेव को एक तरीके से ये चीज़ें सही लगती हैं और उनका ये कहना था कि एक कम्युनिस्ट स्टेट होने के नाते क्यूबा की एक तरीके से डिफेंस करना उनका एक तरीके से जिम्मेदारी है। फाइनली जो है निकिता क्रुश्चेव एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, हम जो है न्यूक्लियर मिसाइल जो है क्यूबा के सॉइल पे लगाएंगे। फाइनली जो है कि सोवियत यूनियन के जो प्रीमियर होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं और वहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल जो है मीडियम रेंज की जो पूरे यूनाइटेड स्टेट पे हिट कर सके वो क्यूबा डिप्लॉयड कर दी जाती हैं। फाइनली जब ये अमेरिका में सूचना दी जाती है कि सोवियत यूनियन से मिसाइलें निकल चुकी हैं तो जॉन एफ कैनेडी ने एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई और वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि पूरे क्यूबा का नेवल क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ये एक तरीके से ब्लॉकेड नहीं था, एक तरीके का नेवल क्वारंटाइन था। जितनी भी मिसाइलें सोवियत यूनियन से क्यूबा की तरफ जा रही थी उसको क्यूबा के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। फाइनली जो है
अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में बातचीत होने लगी कि क्या किया जाए। तो यूएसएसआर का एक स्टेप ये था कि उसका कहना था कि आपने जो भी सदर्न इटली में जुपिटर मिसाइलें लगाई हुई हैं उसको एक तरीके से आप वापस करिए, मतलब वहाँ से मिसाइलों को हटा लीजिए, और आपने जो तुर्की में डिफेंस के लिए जो मिसाइलें लगाई हुई हैं उसको भी आप हटा लीजिए। लेकिन अमेरिका के द्वारा सोवियत यूनियन से ये कहा जाता है कि आपने जो भी मीडियम रेंज की मिसाइलें क्यूबा में एक तरीके से डिप्लॉयड किया हुआ है उसको एक तरीके से आप वहाँ से हटा लें। फाइनली हम देखते हैं कि एक तरीके से नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है वो साइन किया जाता है यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। और उसके बाद हम देखते हैं कि START 1 और START 2 ट्रीटी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में साइन की जाती है। इस ट्रीटी में ये कहा जाता है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं उनको एक तरीके से फेज वाइज रिमूव कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था। और हम बाद में देखते हैं कि ये काफ़ी वर्षों बाद भी जो है START 1 और START 2 ट्रीटी जो है इम्प्लीमेंट की गई थी यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूबा का क्या कहना है। क्यूबा ये कह रहा है कि जो है यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन ने आपस में बैठ के बातचीत कर ली, लेकिन उसमें क्यूबा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। मतलब क्यूबा को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए दोनों देशों ने अपनी बातचीत कर ली। फिदेल कास्त्रो का ये भी कहना था कि गुआंतनामो बे से अमेरिकी फ़ौजें जो हैं एक तरीके से वापस नहीं गईं और ये उनका नेवल बेस अभी भी गुआंतनामो में मौजूद है। सो फाइनली क्यूबा का कहना था कि क्यूबा को एक तरीके से धोखा दिया गया सोवियत यूनियन के द्वारा। क्यूबा ने एक बार निकिता क्रुश्चेव से ये भी कहा था कि क्यों ना अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए। बाद में उन्होंने इस गलती के लिए लोगों से माफ़ी भी मांगी थी। खैर उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि ये उनकी एक भूल थी उस समय। फाइनली अगर हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, तो आउटकम के रूप में हम देखते हैं कि अमेरिका जो है एक तरीके से तैयार हुआ कि वो सदर्न इटली और तुर्की से अपने जुपिटर बैलिस्टिक मिसाइलों को हटा लेगा। और इसी के क्रम में सोवियत यूनियन जो है वो भी तैयार हुआ कि एक तरीके से क्यूबा में जो भी उसने मिसाइल डिप्लॉयड की हुई हैं उसको एक तरीके से वो वापस लौटा देगा। फाइनली यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश की जाती है कि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो दोनों देशों के हेड जो है आपस में बात कर सकें। यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट ये भी किया जाता है कि जब तक क्यूबा यूनाइटेड स्टेट को डायरेक्टली प्रवोक नहीं करेगा, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कोई भी एग्रेशन क्यूबा के खिलाफ नहीं होगा। अब अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें कि इंडिया में उस समय क्या चल रहा होता है, तो हम ऑलरेडी देखते हैं कि ठीक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय ही इंडिया और चाइना का वार चल रहा होता है, और उस वार में एक तरीके से इंडिया बुरी तरह हार जाता है। अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के बड़े भूभाग पे एक तरीके से चाइना कब्जा कर लेता है। सो पूरे एक वर्ल्ड की अगर हम सिनेरियो की बात करें तो उस समय यूनाइटेड स्टेट भी एक तरीके से बहुत बिजी था, एक तरीके से सोवियत यूनियन भी बिजी था। तो कोई भी डिस्कशन इंडिया चाइना वार पे इन दोनों देशों का हो नहीं पाया, और फाइनली हमने बहुत सारा लैंड एक तरीके से खो दिया और उसको चाइना ने हड़प लिया। तो फाइनली फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।